वेलकम फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, ईएमआरएस, आरपीएससी, DSSB, एबीएस के सभी एस्पायरेंट के लिए हम एक विशेष सत्र लेकर आए हैं। फ्रेंड, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इब्राहिम शेक्सपियर की बेहतरीन ट्रेजेडी है। फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। इसका जेनर है ट्रेजेडी और ये 1606 और 1607 के बीच में लिखी गई है। सोर्स जो है थॉमस नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन है प्लूटार्क्स लाइफ, सेटिंग रोमन एम्पायर, इजिप्ट है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं मार्क एंटोनी हैं, ऑक्टेवियस सीजर हैं, लेपिडस हैं, ट्रम्बियर हैं, रूलर्स, ये सब रोम के रूलर्स हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे जूलियस सीजर की डेथ के बाद एक ट्रिब्यून बना था, एक तिकड़ी बनी थी, वो है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑक्टोबिया की। ये एंटोनी की पत्नी है। फुलविया सिस्टर हैं ऑक्टेवियस की, और ये ऑक्टोबिया भी ऑक्टेवियस की सिस्टर है और एंटोनियो की पत्नी है। जब फुलविया की डेथ हो जाती है तो ऑक्टोबिया उसकी पत्नी बनती है। टेरस ये लेफ्टिनेंट जनरल है ऑक्टोबियस का। इनोर बारबस ये एंटोनी का मोस्ट लॉयल सपोर्टर है। और डोमिटियस, इनोर बारबस और बेंटिडियस ये एंटोनी के फ्रेंड हैं। क्लियोपेट्रा ये इजिप्ट की रानी है। चार्मियंस और इरेज ये मेड सर्वेंट हैं क्लियोपेट्रा की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एलेक्सास, डायोमेडिस और सेल्यूकस, ये अटेंडेंस हैं क्लियोपेट्रा के। कैनिडस ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं एंटोनियो के। सेक्सस पोम्पी ये सन ऑफ लेड पोम्पी है, जिसे जूलियस सीजर ने हराया था। मैरिडीन एक एनुक है। सूटसाइड फॉर्चून टेलर है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स पार्टी ऑफ सेक्सटस ये मिनीक्रेटिस मीन्स ऑफ बेरियस हैं। ये जूलियस सीजर के फ्रेंड हैं। और ये इनमें ही हम बात करते हैं फ्रेंड मेसिनास, एग्रिप्पा, डोलाबेला, हेलस, थायरेसस, ये सारे के सारे जूलियस सीजर के फ्रेंड हैं। अब फ्रेंड हम इसकी हिंदी समरी पर चर्चा करते हैं। रोम जूलियस सीजर के मरने के बाद उसके तीन जो ट्रम्बियर्स थे, ऑक्टेवियस, एंटोनी और लेपिडस, इन तीन में बढ़ जाता है। और जिसमें जूलियस सीजर का जो भतीजा है वो उसका मुँह बेटा भी है, उसने गोद लिया था। और ये तीनों मिलकर रोम में शासन करते हैं, जिसमें एंटोनी जो है, एंटोनी इसे इजिप्ट मिलता है। फ्रेंड्स, इसको इजिप्ट और ये अलेक्जेंड्रिया में रहने लगता है। अलेक्जेंड्रिया। फ्रेंड्स, कहानी आगे जब बढ़ती है तो एंटोनियो का एक सिपाही जो है वो देखता है कि जो इजिप्ट की महारानी है क्लियोपेट्रा, एंटोनियो जो है उससे के प्यार में पागल हो जाता है। और फ्रेंड
रोम की जो बागडोर है उसे जाने दे रहा है। और एंटोनियो जो है क्लियोपेट्रा के प्यार में बेहद पागल है। एक दिन क्लियोपेट्रा एंटोनियो से पूछती है तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो एंटोनियो कहता है कि उसके प्यार को ना तो नापा जा सकता है न तोला जा सकता है, क्योंकि उसके प्यार की सीमाएं ही नहीं हैं। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तभी वहाँ पर एक एम्बेसडर आता है, यानी दूत आता है रोम से। रोम से एक एम्बेसडर आता है, और एक सूचना देता है कि एंटोनियो को रोकता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अभी कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही रोम की परवाह है, सिर्फ वो अपनी महबूबा क्लियोपेट्रा से बात करता है। वो उसे बीच में रोकता है और दूत को मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लियोपेट्रा से प्यार करना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुछ टाइम के बाद रोम से एक दूत दो सूचनाएं लाता है। पहली सूचना यह है कि उसकी पत्नी फुलविया की मृत्यु हो गई है। उसकी जो वाइफ है फुलविया, की डेथ हो गई है। और दूसरी सूचना यह है कि जूलियस सीजर ने जिसे हराया था उसका बेटा सेक्स्टस पॉम्पी, कौन? सेक्स्टस पॉम्पी अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है। ये रोम को खतरा है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। एंटोनियो को ऑक्टेवियस ने वापस रोम बुलाया है और ये सूचना सुनने के बाद एंटोनियो रोम को जाने का फैसला करने लगता है और क्लियोपेट्रा से कुछ समय के लिए अलविदा कहकर वहाँ से रोम के लिए निकल जाता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा अपने दरबार के लोगों के साथ भी समय गुजारने लगती है और वहाँ पर एक जो यूनुक है वो आता है। फ्रेंड्स, एक यूनिक है वो आता है जिसके साथ वो हंसी मजाक करती है और अपना समय गुजार देती है। उस कुछ समय के बाद उसे एक पत्र और प्यार की निशानी जो बहुत ही बेशकीमती है मिलती है। क्लियोपेट्रा तक पहुंच जाती है। एंटोनियो ने क्लियोपेट्रा के लिए भिजवाया था ये सब। क्लियोपेट्रा बहुत खुश होती है कि उसका जो प्रेमी है वो उससे अभी भी प्यार करता है, तो वो एक पत्र उसे वापस ज़रूर लिखेगी, ये निश्चय कर लेती है। एंटोनियो जब रोम पहुंचता है तो ऑक्टेवियस उससे कहता है कि तुम इजिप्ट में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों का तुम्हें एहसास नहीं है, तुम वहाँ के शासक हो, या क्या तुम ये सब नहीं जानते? पॉम्पी ने हमारे राज की ओर अपनी सेनाएं कर दी हैं और उससे हमें खतरा है। सीजर का एक सलाहकार जिसका नाम एग्रिप्पा है, वह एंटोनियो और ऑक्टेवियस के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि ऑक्टेवियस तुम अपनी बहन ऑक्टेविया की शादी एंटोनियो से कर दो। शादी के बाद एंटोनियो हमारे साथ यहीं रोम में रहेगा और पॉम्पी में कोई भी खतरा नहीं रहेगा। एंटोनियो भी इस प्रस्ताव को मान लेता है और ऑक्टेविया से शादी कर लेता है। फुलविया की मौत के बाद एंटोनियो ऑक्टेविया से शादी कर लेता है। शादी के बाद एंटोनियो ऑक्टेविया को लेकर एथेंस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एथेंस जा रहा है। ऑक्टेवियस पहले तो उसे रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता और एंटोनियो की शादी ऑक्टेविया से हो चुकी है। इन दोनों के जाने के बाद सीजर अपने संघर्ष विराम को तोड़ता है, पॉम्पी के खिलाफ युद्ध छेड़ता है और उसे हरा देता है। इस युद्ध में लेपिडस पर राजद्रोह का आरोप लगता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब रोम के सिर्फ दो ही शासक हैं, एंटोनियो और ऑक्टेवियस। कुछ समय बाद सूचना क्लियोपेट्रा तक भी पहुंच जाती है। एंटोनियो ने ऑक्टेविया से शादी कर ली। क्लियोपेट्रा को ये पता चलता है तो क्लियोपेट्रा बहुत दुख महसूस करती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। क्लियोपेट्रा पता लगाने की कोशिश करती है कि एंटोनियो की पत्नी दिखने में कैसी लगती है। ऑक्टेवियस क्लियोपेट्रा को जब ये पता चलता है कि एंटोनियो उससे प्रेम करता है तो उसे थोड़ी संतुष्टि होती है। ऑक्टेवियस का व्यवहार एंटोनियो के लिए बदल रहा है। उसकी शिकायत एंटोनियो अपनी पत्नी से करता है। ऑक्टेविया उसके जवाब में कहती है कि रोम जाकर मैं अपने भाई से बात करूंगी, और ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है। ऑक्टेविया अपने भाई से बात करने के लिए रोम चली जाती है। एंटोनियो अपनी महबूबा क्लियोपेट्रा से के पास मिस्र चला जाता है, यानी इजिप्ट चला जाता है। ऑक्टेविया भी रोम को
में देखती है कि उसके भाई ने एंटोनियो के खिलाफ पूरी सेना तैयार कर रखी है। लेपिडियस पर जब राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे शासन से हटा दिया जाता है तो रोम में दो ही लोग शासन करते हैं, एंटोनियो और ऑक्टोविया। जब ऑक्टोविया अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है तो ऑक्टोवियस बताता है कि एंटोनियो ने उसे धोखा दिया है और वो क्लियोपेट्रा के पास चला गया है और अब उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्लियोपेट्रा की सेना ने जो सेना है वो बहुत बड़ी सेना है, उसमें जहाजी बेड़े हैं। तो ऑक्टोवियस बहुत ही उससे जब युद्ध होता है तो एंटोनियो को वो हरा देता है और एंटोनियो पर जीत कर लेता है, क्योंकि जो क्लियोपेट्रा की जो सेना है वो वापस चली जाती है। वापस आने के बाद एंटोनियो क्लियोपेट्रा को पर बहुत गुस्सा दिखाता है और उसी वजह से हार का सामना करना पड़ता है। क्लियोपेट्रा ये कहती है कि तुम ऑक्टोवियस से डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें वो कुछ नहीं करेगा, बस तुमसे यही चाहता है कि किसी तरह एंटोनियो उसकी हवाले कर दिया जाए। क्लियोपेट्रा इस बारे में सोच ही रही कि एंटोनियो वहाँ आ जाता है और उस दूत को मरवाने का आदेश देता है, जिस पर ये उसकी प्रेमिका क्लियोपेट्रा को उसे धोखा दे रही है और मन ही मन ये सोचता है कि उसने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। क्लियोपेट्रा एंटोनियो से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। एंटोनियो से क्लियोपेट्रा की एक सेविका चार्मियन क्लियोपेट्रा के सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि आप मरने की गलत सूचना एंटोनियो को पहुंचा दो, एंटोनियो को अपनी गलती का एहसास होगा, उसको माफ़ कर देगा। क्लियोपेट्रा इस प्रस्ताव को मान लेती है और इस योजना के मुताबिक एंटोनियो को सूचना दे दी जाती है कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु हो गई है और अपने मित्र इरोज से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन इरोज ऐसा नहीं करता है। इसके बाद एंटोनियो अपनी ही तलवार से खुद को घायल कर लेता है और पूरी तरह से तलवार नहीं मार पाता, इसलिए मृत्यु कुछ समय बाद होती है। लेकिन ये सब क्लियोपेट्रा की सेविका देख लेती है और वो एंटोनियो की ये खबर क्लियोपेट्रा को पहुंचा देती है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये सब दोनों खुशी खुशी मिलने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जो एंटोनियो जो उसकी जो नौकरानी है क्लियोपेट्रा के पास लेकर जाती है। क्लियोपेट्रा एंटोनियो को मरते हुए देख बहुत दुखी होती है और एंटोनियो से कहता है कि तुम ऑक्टेवियस के साथ संधि कर लो या यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान बची रहे। लेकिन क्लियोपेट्रा उसे मना कर देती है वहाँ से जाने से और उसके बाद एंटोनियो की मृत्यु की क्लियोपेट्रा की बाहों में हो जाती है। ऑक्टेवियस अपने दो दूत प्रोकिलियस और गैलस को क्लियोपेट्रा के पास भेजता है और दूत ये सूचना देकर आते हैं कि क्लियोपेट्रा का कोई खतरा नहीं है, वो आत्महत्या ना करे, बस उसे पकड़ लिया जाएगा, रोम में बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन क्लियोपेट्रा के साथ साथ ये भी पता चलता है कि ऑक्टेवियस ने उसे रोम की गलियों में बंदी बनाकर घुमाने की योजना बना रखी है, जिससे रोम के लोगों को ये पता चल सके कि रोम कितना शक्तिशाली हो गया है। लेकिन क्लियोपेट्रा को ये मंजूर नहीं है और वो एंटोनियो जो एक समय इस दुनिया से शासन करने की ताकत रखता था, उसकी प्रेमिका इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्लियोपेट्रा अपनी नौकरानी चार्मियन और एरेस को आदेश देती है कि उसके लिए सुंदर कपड़े लाए। क्लियोपेट्रा उसका मुकुट भी लाए और मरने से पहले वो बहुत सुंदर दिखे। क्लियोपेट्रा के लिए अंजीर से भरी एक टोकरी ले आई जाती है जिससे जहरीले सांप हैं। क्लियोपेट्रा अपने हाथ में सांप लेकर अपनी नौकरी चार्मियन और एरेस को चूमती है। एरेस को चुम्बन करते समय वो सांप काट लेता है, एरेस वहीं मर जाती है। उसके बाद सांप को क्लियोपेट्रा अपने हाथ में पकड़कर उसे अपनी छाती पर कटवा लेती है, दूसरी बार बाजू पर कटवा लेती है और एक सांप चार्मियन को भी काट लेता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और तब एक पहरेदार वहाँ आता है, वो देखता है कि तीनों मर चुकी हैं। ऑक्टेवियस तक पहुँचाई जाती है ये सूचना। ऑक्टेवियस ये कहता है कि एंटोनियो की तरह क्लियोपेट्रा भी एक बहादुर लड़की है, इसलिए उसे एंटोनियो की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा और क्लियोपेट्रा को पूरे सम्मान के साथ मैं अपनी पूरी सेना के साथ विदा करूंगा। और इसी के साथ इस प्ले का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।